हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और अब आपको डेली करंट अफेयर्स मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कई सारे टॉपिक है, जैसे वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है। उसमें भारत को खतरनाक स्थिति में रखा गया है, तो इस पर बात करेंगे। और रैंकिंग क्या है आखिर। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का मेंबर चुना गया है फिर से। तो कई बार है, इसके बारे में बात करेंगे कौन कौन मेंबर कंट्री फिर से चुने गए हैं। भारत का जो पड़ोसी देश है चीन और भूटान, उन दोनों ने आपस में MOU साइन किया है सीमा विवाद सुलझाने के लिए। और ये भारत के लिए एक तरह से झटका है, क्योंकि जो भूटान का जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम इंडियन आर्मी समय समय पर करती है। और भूटान के लिए डोकलाम में इंडिया ने चाइना से स्टैंड ऑफ किया था, और अब भूटान सीधा चला गया है चीन के साथ समझौता कर रहा है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, मैप के थ्रू आपको बताएंगे। केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। तो कौन है जिन्होंने मिताली राज का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा भी कई और टॉपिक। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और दोस्तों, पसंद आए तो लाइक बटन जोड़ दो बना और शेयर कर दो तमाम दोस्तों को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की स्थिति खतरनाक है। तो भारत की रैंकिंग बताएं, क्या है रैंकिंग। इसका आंसर होगा 101 रैंक ये है। द हिंदू की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये जो इंडेक्स है वो 116 देशों का है, ओके। और उसमें भारत की रैंकिंग 101 है। लगातार इंडिया फिसल रहा है इस हंगर इंडेक्स में। और रिपोर्ट में भारत को भूख के स्तर को, भारत में जो भूख की स्थिति है, जो भूखे लोग हैं, उसको लेकर अलार्मिंग बताया गया है, यानी खतरनाक बताया गया। मतलब ये हुआ, ये रिपोर्ट है, इसके मुताबिक भूख और इससे कुपोषण की जो समस्या है भारत में बहुत ज़्यादा है। और इस मामले में भारत अपने तमाम जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, इन सब से काफ़ी पीछे, पाकिस्तान से। तो अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से पीछे केवल 15 ही देश हैं, भारत से पीछे। तो अब एक बार देख लेते हैं कि पिछले कुछ साल में क्या क्या रैंकिंग रही है, फिर आगे आपको बताएंगे। तो 2012 की आप रिपोर्ट देखिए, ये 65 रैंक थी। और 2021 में हमारी क्या दुर्गति हुई है, 101 रैंक पर आ गए हैं हम। तो ये अलग अलग ईयर का ये रैंकिंग है, रिपोर्ट है भारत की। अब सवाल उठता है कि किसने ये रिपोर्ट जारी की है। तो आयरिश सहायता एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और जर्मन एक संगठन है वर्ल्ड हंगर हेल्प। तो उन दोनों ने संयुक्त रूप से ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया है। और इस इंडेक्स के जरिए दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है और बहुत ही सीरियसली लिया जाता है इस इंडेक्स को। तो अब सवाल उठता है कि कैसे ये इंडेक्स निकाला जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो इस इंडेक्स को GHI स्कोर कहते हैं, और ये इसके 4 इंडिकेटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब 5 साल के नीचे के बच्चे जो हैं उनकी मौत कितनी हो रही है। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से बहुत कम है, वो, और मतलब है कि कुपोषण बहुत ज़्यादा है। और है चाइल्ड स्टंटिंग, ओके। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये होता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से लंबाई जो है वो कम है और कुपोषण बहुत ज़्यादा है, ओके। तो ये इंडिकेटर है और इसके थ्रू ये पूरा स्कोर किया जाता है। तो दुनिया के जो टॉप देश हैं हंगर इंडेक्स में, जहाँ पर भूख की समस्या उतनी नहीं है, तो वो ये 18 देश हैं। इन सब को 1 से 18 की रैंकिंग मिली है, मतलब सब एक ही रैंक मान लीजिए आप। और इन 18 देशों को कौन कौन से, इनमें है बेलारूस, बोस्निया, ब्राज़ील, चिली, चाइना हमारा पड़ोसी देश, ओके। तो इस तरह से अलग अलग ये सब देश हैं जो कि टॉप पे हैं, और भारत 101 स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं कि भारत की स्थिति और क्या क्या है। तो चाइल्ड वेस्टिंग, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी
ऊंचाई यानी लंबाई के हिसाब से काफ़ी कम है और वो कुपोषण, बहुत ज़्यादा कुपोषण को दर्शाता है। इस मामले में भारत की स्थिति दुनिया में सबसे ख़राब है। 17.3% ये स्कोर पाया गया। मतलब ये हुआ कि बच्चों के कुपोषण जो है दुनिया में, भारत में सबसे ज़्यादा है दुनिया की तुलना में। चाइल्ड वेस्टिंग में भारत की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ गई है। कुछ साल पहले 17.1% थी, अब 17.3% हो गई है। अब सवाल उठता है कि ऐसी हालत क्यों हुई। ये सब इम्पॉर्टेंट बात है समझने के लिए और ये इंडेक्स जानने के लिए, क्योंकि अगर यूपीएससी और पीसीएस वगैरह में कुछ लिखने को दिया जाए तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके काम आएगा। ठीक है, तमाम दूसरे एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो भारत की जो ये स्थिति हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि बच्चों को पोषण युक्त भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है भारत में, जो काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं उनको। ओके, हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पोषण मिल रहा है और जो उससे ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, उनकी बात नहीं कही जा रही है यहाँ पर। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में कोविड-19 महामारी और इसके चलते जो प्रतिबंध लगाए गए थे उसकी वजह से बहुत बुरी तरह से यहाँ पर बच्चे प्रभावित हुए हैं। पड़ोसी देशों की स्थिति देख लें तो जैसे नेपाल जो है वो है 76 स्थान पर, बांग्लादेश 76 स्थान है, म्यांमार 71 रैंक है, पाकिस्तान 92 है। हालांकि ये सब खतरनाक कैटेगरी में है, लेकिन ये सब जो है वो भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है इन सब में। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ना हम भूख की समस्या को रोक पा रहे हैं, न कुपोषण को रोक पा रहे हैं बच्चों में। तो अगर बड़ी आबादी कुपोषण की शिकार रही, अभी बच्चे, तो ये सब बच्चे जब बड़े होंगे तो ये समाज में या देश के विकास में उतना बेहतर भूमिका नहीं निभा पाएंगे जितना एक सामान्य और पोषण युक्त बच्चा जब बड़ा होगा तो उतना जितना उसका दिमाग चलेगा, जितनी उसकी कार्यक्षमता होगी, उससे कम कार्यक्षमता इन सब बच्चों की होने जा रही है जो कुपोषण के शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट मामला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि इस पर सरकार ध्यान देगी। अगला क्वेश्चन है, भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी का सदस्य निर्वाचित हुआ है? आंसर होगा छठी बार, 6th बार भारत चुना गया है मेंबर। ओके, और कौन से कार्यकाल के लिए हुआ है? तो 2022 से 2024 तक, यानी 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत अभी मेंबर है और अगले साल यानी जनवरी से लेकर और दिसंबर 2024 तक उस वक्त भी मेंबर रहेगा। और अभी 14 अक्टूबर को ही यानी कल ही इसका निर्वाचन हुआ है, इलेक्शन हुआ है। ये जो चुनाव है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में गुप्त मतदान के जरिए हुआ है। 193 सदस्यीय जो वहाँ पर सभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसमें भारत को 184 वोट मिले हैं, जबकि आवश्यकता मात्र 97 के थी। ओके, तो यूएनएचआरसी में भारत अब 3 साल के लिए और रहेगा और वहाँ पर अस्थायी प्रतिनिधि है टीएस तिरुमूर्ति। तो ये हैं टीएस तिरुमूर्ति, ये वोटिंग कर रहे हैं, ये वोटिंग हो रहा है, गुप्त मतदान हो रहा है। तो इस तरह से इंडिया चुना गया है और इंडिया सहित 18 देश चुने गए हैं अलग अलग। टोटल कौन कौन से हैं? तो अर्जेंटीना है, बेनिन है, कैमरून है, इरिट्रिया है, फिनलैंड, जाम्बिया, होंडुरास, कजाकिस्तान, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मलेशिया वगैरह वगैरह। ये टोटल जो लिस्ट आप देख रहे हैं, अमेरिका भी चुना गया। तो ये सब है। ओके, वैसे पूरा डिटेल मैंने पीडीएफ में दे दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो अब सवाल उठता है कि यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो नजहद शमीम खान, फिजी के प्रतिनिधि। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूटान, इसका आंसर तो वैसे भूटान है। भूटान और चीन और इंडिया, ये तीनों के बीच का मामला है। भारत के लिए एक झटका है ये क्वेश्चन एक तरह से। वैसे आपको बता दूं कि 2021 का जनवरी से अब तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे मैं बताता हूं वैसे पूरा डिटेल नोट्स के साथ होता है। एमसीक्यू तो होता ही है, साथ में पूरा डिटेल नोट्स भी होता है, तो आपके काम आएगा। ज़रूर देखना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और एक बार लेने के बाद दिसंबर तक अपडेट फ्री मिलता है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए 3 स्टेप रोड मैप समझौता किया है, एमओयू साइन किया? आंसर होगा भूटान। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में। देखिए, भूटान ने
2017 के डोकलाम सैन्य स्टैंड ऑफ यानी गतिरोध जो हुआ था उसके 4 साल बाद ये समझौता किया है। भूटान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है और कहा है कि दोनों देश यानी चीन और भूटान सद्भावना, समझ और सामंजस्य की भावना से 3 स्टेप रोड मैप के तहत बॉर्डर डिस्प्यूट का सफल निष्कर्ष निकालेंगे। भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है? तो भारत ने ये कहा है, इंडिया टेक्स नोट। भारत के लिए ये चौंकाने वाला समझौता है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने सधा हुआ बयान जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, तो उन्होंने कहा कि भारत इस MOU के बारे में जानता था और भारत ने इस बात को नोट किया है, यानी इस बात को गहराई से देख रहे हैं, पूरी नज़र रखे हुए इंडिया। और इंडिया ने हालांकि ये भी कहा कि भूटान और चीन जो है 1984 से सीमा वार्ता कर रहे हैं और भारत भी इसी तरह ऐसे ही सीमा वार्ता चीन के साथ कर रहा है। ओके, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ इंडिया की ओर से नहीं बोला गया है। तो अब मैप के थ्रू पूरे मुद्दे को समझते हैं। ये रहा प्यारा भारत और इसके ऊपर ये रहा चाइना और यहाँ पर है भूटान, ये रहा भूटान। ओके, आपको बता दूं कि चीन और भूटान के बीच में सीधे तौर पर डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। न्यू दिल्ली में जो मौजूद भूटान और चीन के दूतावास हैं उसके जरिए दोनों देश राजनयिक बातचीत करते हैं, मतलब सीधी बातचीत नहीं करते हैं, वाया इंडिया बातचीत होती है, मतलब इंडिया गवर्नमेंट की ओर से नहीं बल्कि इंडिया के जो दूतावास हैं इंडिया में इन दोनों देशों के उसके थ्रू। तो भूटान में किंग हैं जिंगमे खेसर, ओके, नामग्याल वांगचुक नाम है उनका, और प्राइम मिनिस्टर है लोते शेरिंग। ठीक है, भूटान और चीन के बीच में 400 किलोमीटर लंबी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये 400 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, ये सीमा रेखा साझा करता है दोनों देश। और दोनों देशों ने विवाद को सुलझाने के लिए इससे पहले भी 24 दौर की वार्ता मतलब 24 बार टॉक कर चुका है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि किस किस जगह पर भूटान का चीन के साथ विवाद है और उसमें भारत का क्या रिश्ता है। तो ये जो बातचीत हो रही है वो डिस्प्यूट कहाँ के लिए? डोकलाम, ये वाला इलाका जो कि भूटान में है। ओके, इसके बारे में आपको बताता हूँ। और यहीं पर जो है ट्रांजैक्शन है, ये आप देख रहे हैं कि चीन की यहाँ सीमा है, ये वाला जो हिस्सा है ये है सिक्किम। ओके, ये भूटान है, ये इंडिया का हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ था। भूटान के लिए इंडियन आर्मी गई थी और इंडियन आर्मी ने वहाँ पर मतलब हुआ ये था कि भूटान के इस डोकलाम में सड़कें बनाने का काम शुरू कर दिया था चाइना ने। तो भूटान ने कहा कि भाई इसको रोको इंडिया से। तो इंडियन आर्मी वहाँ पर गई थी और काफ़ी लंबे समय तक 2 महीने से ज़्यादा वक्त तक वहाँ पर टेंशन रहा था इंडिया और चाइना के सेना के बीच में, दोनों आमने सामने थे। ये हिस्सा देखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन ये है 269 वर्ग किलोमीटर का। ओके, और आपको बताऊं कि अभी हाल ही में चीन ने भूटान के पूर्वी साक्तेंग क्षेत्र में, और ये साक्तेंग क्षेत्र है यहाँ पर, इस पर भी दावा ठोक दिया है अभी कुछ साल पहले ही, और लगातार कह रहा है। मतलब चीन की सीमा यहाँ खत्म होती है और उसने दावा ठोक दिया है इस जगह पर कि यह भी उसका हिस्सा है। तो इसलिए टेंशन और बढ़ गया है। ओके, और ये जो MOU हुआ है वो जितना सामान्य देखने में लग रहा है उतना सामान्य है नहीं। वजह क्या है? क्यों? क्योंकि 2017 में जो डोकलाम हुआ था, भारत, चीन और भूटान का जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पर जो टेंशन हुआ था, तो उसके बाद ये अब हो रहा है। आपको मैंने बताया कि दरअसल डोकलाम भूटान के हिस्से में है। उस वक्त चीनी सैनिक जो है यहाँ पर सड़क निर्माण कर रहे थे और उसी निर्माण के दौरान भूटान ने कहा कि भाई इसको रोका जाए, तो इंडियन आर्मी ने वहाँ पर चीन के साथ एक तरह से झगड़ा किया था और चीन को रोक के रखा था और उसके काम को रोक दिया था। काफ़ी गतिरोध चला था, बातचीत हुई 2 महीने से ज़्यादा तक, उसके बाद ही डिस्प्यूट ख़त्म हो पाया था। इसके बाद क्या हुआ? कोविड-19 हुआ तो चाइना और भूटान के बीच में बातचीत नहीं रही। अब यहाँ पर एक मुद्दा है कि चीन के दबाव में बहुत ज़्यादा है भूटान। भारत और भूटान के बीच में संधि है, उसकी वजह से इंडियन आर्मी जो है वो भूटान में जाती है और भूटान में वहाँ की जो सीमा है उसकी रक्षा करने का भी काम करती है इंडियन आर्मी। ओके, और न्यूज़ वेबसाइट स्क्रॉल है, इसकी एक रिपोर्ट है। इसमें
भूटान सीधे तौर पर तो नहीं कर रहा है, लेकिन भूटान के लोगों का ये कहना है कि चूंकि चीन को भारत से टेंशन है, इसलिए वो भूटान को परेशान कर रहा है। ये सोचता है भूटान कि हम इंडिया और चाइना के बीच में फंस गए हैं, ड्रैग्ड इनटू इंडिया और चाइना डिस्प्यूट, और एक तरह से पनिश कर रहा है चीन। ओके, क्यों? क्योंकि अब उसने यानी चाइना ने इसके इस इलाके का पर भी दावा कर दिया कि ये भी मेरा हिस्सा है, और इसलिए दावा किया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है यहाँ वाला, इस पर चीन दावा करता रहता है भारतीय इलाके का, तो उससे सटा हुआ है ये वाला हिस्सा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उस पर वो दावा कर रहा है। ओके, यहाँ तक कि हाल ही में अक्टूबर, इसी महीने अक्टूबर में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे, तो चीन ने इसका कड़ा विरोध किया था और भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया था। ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। ओके, तो माना यह जा रहा है कि चीन जो है वो भूटान के पूर्वी साक्तेंग ये जो क्षेत्र है इस पर जो दावा किया है, इसके बाद भूटान जो है प्रेशर में आ गया है और उसने चाइना के साथ अब समझौते कर दिए। ओके, तो इंडिया के लिए ये कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि इंडिया का एक बेहतर दोस्त रहा है भूटान, और भूटान अब चीन के साथ समझौते कर रहा है, और ये तब जब डोकलाम में इतना ज़्यादा टेंशन इंडिया ने झेला था, और उसके बाद से लगातार इंडिया झेल रहा है। तो मतलब कि हमें अपने पड़ोसी देशों को बचा कर रखना है दूसरे देशों से, और ये है भूटान के किंग और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी पीएफसी को इनमें से कौन सा दर्जा दिया है? आंसर होगा महारत्न। ओके, महारत्न का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही क्या हुआ है कि महारत्न कंपनियों की संख्या अब 11 हो गई है टोटल। पीएफसी पावर मिनिस्ट्री की स्वामित्व वाली एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, गठन हुआ था 1986 में, और ये बिजली के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, फंड देती है एक तरह से। ओके, महारत्न का दर्जा मिला है, तो इससे क्या बदलाव होगा? तो कंपनी के जो निदेशक मंडल है उसके पास फाइनेंशियल डिसीजन के दायरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब ये संयुक्त उद्यम या एक सब्सिडरी कंपनी या इक्विटी निवेश, इन सब से रिलेटेड तमाम फैसले ले सकता है, सरकार से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ ही देश और विदेश में विलय और अधिग्रहण का भी फैसला खुद ही कर सकता था। इसके पहले इस कंपनी को, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को, कंपनी को हर चीज़ के लिए सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। ओके, हालांकि कुछ लिमिट भी है कि अपनी टोटल जो उसका नेटवर्थ है कंपनी का, उसका 15% तक ही फैसले ले सकती है ये कंपनी। ठीक है, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, तो मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष और एमडी कौन है? रविंद्र सिंह ढिल्लन। महारत्न कंपनियां हैं, टोटल अब महारत्न कंपनियां हो गई हैं 11। कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल, तीसरी है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथी है गेल इंडिया लिमिटेड, पांचवी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल, छठी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसीएल, सातवीं है एनटीपीसी लिमिटेड, आठवीं कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी, नौवीं कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, और 10वीं कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और 11वीं कंपनी अब ये हो गई है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, और नवरत्न यानी उससे नीचे, ये तो महारत्न की बात हो गई, और नवरत्न टोटल 13 कंपनियां हो गई हैं। ठीक है, पूरी लिस्ट अलग अलग कंपनियों की सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जो कि फ्री होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरदार बलविंदर सिंह नकई, उनका निधन हो गया 11 अक्टूबर 2021 को, तो किस संगठन के अध्यक्ष थे इनमें से? आंसर होगा इफ्को, IFFCO। पिछले 3 दशकों से वो भारतीय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किर्गिस्तान उसके लिए कितनी रकम के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है? आंसर होगा $200 मिलियन। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो भारतीय जो विदेश मंत्री हैं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, वो किर्गिस्तान की यात्रा पर गए थे अभी हाल ही में,
तो उसी में ये फैसला उन्होंने किया, मतलब इंडिया ने कर लिया था फैसला, अनाउंसमेंट भारतीय विदेश मंत्री ने किया है। किर्गिस्तान, वहाँ की राजधानी क्या है? बिश्केक। मुद्रा क्या है? किर्गिस्तानी सोम। और राष्ट्रपति कौन है? सदर जापारोवा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिनटेक स्टार्टअप भारत पे ने किसे अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? फिनटेक का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, ओके, फिनटेक कहते हैं। तो ये शब्द भी आपको जानना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रजनीश कुमार। वो कौन है? तो एसबीआई के पूर्व चेयरमैन, उनको अध्यक्ष बनाया गया है, भारत पे ने बनाया, ओके। और फोटोग्राफ ये रहा इनका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज कौन बन गई हैं? आंसर होगा एमी हंटर। न्यूज़ आप देख रहे हैं। एमी हंटर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसका? मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ा है। और ये हैं एमी हंटर, आयरलैंड की खिलाड़ी हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ इसी महीने 16वें जन्मदिन पर 121 रन बनाए, तो शतक लगाया और भारतीय खिलाड़ी मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिताली राज के नाम ये रिकॉर्ड था। उन्होंने 1999 में आयरलैंड के खिलाफ शतक बनाया था और उस वक्त उनकी उम्र थी 16 साल 205 दिन और इनकी उम्र है मात्र 16 साल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 अक्टूबर। उद्देश्य क्या है इसका? तो ई कचरा जो है उसका सही से निपटारा हो और ताकि फिर से उसका उपयोग हो सके, रिसाइकलिंग हो सके। क्योंकि जो ई कचरा किसको कहते हैं? जो आपका मोबाइल जो पुराना हो गया आपने डस्टबिन में फेंक दिया, लैपटॉप ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, तो उसको कचरे में फेंक दिया। तो उसे करने से, ऐसा करने से जो उसमें जो खतरनाक तत्व हैं, जैसे लेड है, क्रोमियम है, इस तरह के बहुत सारे जो जहरीले पदार्थ हैं वो पानी और मिट्टी के साथ मिल सकते हैं, हवा के साथ मिल सकते हैं। इससे हमें ही नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि इसका रिसाइकिल किया जाए, ओके। 2021 की थीम क्या है इसकी? तो कस्टमर इज़ द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। आंसर होगा 14 अक्टूबर। तो ये उपभोक्ताओं, नियामक उद्योग के बीच में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के रूप में है। 2021 की थीम क्या है? थीम है स्टैंडर्ड फॉर SDGs, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। तो दोस्तों ये था टोटल करंट अफेयर्स आज का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। PDF डाउनलोड कर सकते हैं और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लो। अब कल मिलते हैं। डेली मिलेगा आपको वीडियो।